साउथ इंडिया की एक ऐसी बेहतरीन मूवी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या बेहतरीन मूवी है, साथ ही आपको कुछ इमोशनल भी कर देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मूवी सिंपलर प्रेजेंट करता है महाराजा। कहानी की शुरुआत में हमें इस मूवी के हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम महाराजा होता है और वह एक सैलून की दुकान में काम करता है। महाराजा आज की छुट्टी लेता है क्योंकि उसे अपनी बच्ची ज्योति के लिए खिलौने लेने जाना था और छुट्टी मिलते ही वह अपने घर के सामने के एक टॉय शॉप में जाता है। उसे वहां पर दो टॉयज पसंद आता है जिसे वह अपनी वाइफ को दिखाता है। उनका घर दुकान के सामने ही था, इसलिए वे लोग इशारे में बात करने लगते हैं। लेकिन तभी एक ट्रक का ब्रेक फेल हो जाता है और वह ट्रक महाराजा के घर से जाकर टकरा जाता है। इस हादसे में महाराजा की वाइफ की मौत हो जाती है लेकिन उसकी बच्ची बच जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ सालों बाद और हम महाराजा और उसकी बच्ची ज्योति को देखते हैं जो कि अब बड़ी हो गई है और वह 10वीं क्लास में पढ़ती है। ज्योति खेल कूद में तो अच्छी थी लेकिन पढ़ाई में जीरो थी, इसलिए क्लास में उसे अक्सर पनिशमेंट मिला करता है। इसी स्कूल में आसिफा नाम की एक पीटी टीचर भी होती है जो ज्योति को खेल कूद में बहुत सपोर्ट करती है। अब महाराजा के पास खुद का सैलून दुकान होता है जिसमें वह खुद काम करता है और हमें यहाँ पता चलता है कि महाराजा के घर में 3 लोग रहते हैं जिसमें महाराजा, ज्योति और लक्ष्मी रहते हैं। लक्ष्मी कौन है इसके बारे में हमें आगे में जानकारी मिलेगा। एक दिन ज्योति के स्कूल का चेयरमैन ज्योति को किसी बात पर डांटने लगता है जिससे महाराजा का माथा ठनक जाता है और वह चेयरमैन पर ही भड़क जाता है और जिद पर अड़ जाता है कि चेयरमैन को ज्योति से माफी मांगना होगा। चेयरमैन महाराजा के गुस्से को देखकर ज्योति से माफी मांग लेता है। तब हमें समझ आता है कि महाराजा ज्योति को बहुत ही लाड प्यार से पाला था और वह उस पर किसी भी प्रकार का आंच आने नहीं देता था। कुछ दिन बाद ज्योति और उनके स्कूल में पढ़ने वाले उनके साथी स्कूल की तरफ से गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए दूसरे शहर जाते हैं। ज्योति के जाने के बाद महाराजा घर में अकेला हो जाता है और उसे किसी भी चीज में मन नहीं लगता और साथ ही वो जमीन पर ही सो जाता है। उसकी नींद इतनी गहरी थी कि एक सांप ही उसके शरीर से पास हो जाता है लेकिन उसे इसकी भनक भी नहीं लगता है। इसके नेक्स्ट सीन में हमें एक लोकल काउंसलर को दिखाया जाता है जिसने हाल ही में अपनी कार को एक मैकेनिक को सर्विसिंग के लिए दिया था, लेकिन सर्विसिंग के बाद उसकी गाड़ी में उसका चश्मा नहीं मिलता जो पहले उसकी गाड़ी में ही रखा था और इसलिए वो गैरेज में आकर मैकेनिक को पूछने लगता है और चश्मा नहीं मिलने पर उन्हें मारने पीटने लगता है। तभी वहां पर घना नाम का एक लड़का आता है और काउंसलर उसे पहचान लेता है क्योंकि घना ने ही उसकी गाड़ी को डिलीवर किया था। वह घना से पूछने लगता है कि क्या उसने उसके चश्मा को लिया है, लेकिन घना के तरफ से कोई जवाब न आने पर वह काउंसलर घना को भी मारने लगता है और उसे धमकी देकर जाता है कि शाम तक उसका चश्मा मिल जाना चाहिए और वह वहां से चला जाता है। अब शाम के वक्त काउंसलर अपने दोस्तों के साथ बैठकर एक बार में शराब पी रहा होता है। तभी वहां पर घना आ जाता है और साथ में उस काउंसलर का चश्मा भी लाया होता है। इसका मतलब था कि चश्मा घना ने ही चुराया था, लेकिन घना उस चश्मा को काउंसलर को देने के बजाय उसे उसके सामने ही तोड़ देता है और साथ ही उस काउंसलर और उसके दोस्तों को पीटने लगता है और काउंसलर को वार्निंग भी देता है कि अगर उसने कभी उस पर हाथ उठाया तो वह उसे जान से मार देगा। दूसरी तरफ महाराजा पुलिस स्टेशन जाता है क्योंकि उसके घर से लक्ष्मी लापता थी और वह इसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाने लगता है। अब पुलिस वाला महाराजा से पूछता है कि लक्ष्मी कौन है, क्या लक्ष्मी उसकी पत्नी है या उसकी बेटी है या उसकी काम वाली बाई है, लेकिन महाराजा सभी का जवाब ना में देता है और बताता है कि लक्ष्मी उसके घर का डस्टबिन है। और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ट्रक महाराजा के घर से टकराया था और जिसमें उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन इस स्टील के डस्टबिन के कारण ही उसकी बच्ची ज्योति की जान बच गई थी और इसलिए महाराजा उस डस्टबिन का नाम लक्ष्मी रख देता है। साथ ही महाराजा और ज्योति उस डस्टबिन को अपने घर की मेंबर की तरह समझते हैं, लेकिन ये सुनकर पुलिस वाला महाराजा पर ही भड़क जाता है और उसे पागल समझकर कंप्लेन लिखने से मना कर देता है। लेकिन महाराजा उस पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं जाता और वहीं पर हंगामा खड़ा करने लगता है और अपनी एफआईआर लिखाने की जिद पर अड़ा रहता है। इधर दूसरी तरफ एक चोर आरटीओ ऑफिसर के घर में चोरी करता है, लेकिन एक इंस्पेक्टर जिसका नाम वरदराजन होता है वह उस चोर को पकड़ लेता है और उस चोर को लेकर उसी घर में वापस जाता है जहाँ से उसने चोरी की थी। तब वह उस चोर को उसके चोरी करने के प्लान को फिर से रिक्रिएट करने को कहता है और उस आरटीओ ऑफिसर के घर के असली गहनों को जब्त करके उसकी जगह नकली गहनों को रखवा देता है। साथ ही उस चोर को इसके लिए कुछ पैसे भी देता है। बेसिकली यहाँ हमें पता चलता है कि इंस्पेक्टर वरदराजन एक नीची पुलिस वाला है और यदि कोई व्यक्ति उससे सवाल करता तो वरदराजन उल्टा उस व्यक्ति को ही फंसवा देता था। खैर, अब वरदराजन जब अपने थाने में पहुंचता है तो वह अपने थाने की हालत को देखकर बहुत शौक हो जाता है क्योंकि उसके थाने में तोड़फोड़ हुआ था। वरदराजन पास में ही बैठे महाराजा को बुलाता है और पूछता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। तब महाराजा बताता है कि जैसे ही वह अपनी सैलून बंद करके घर में पहुंचा वैसे ही 3 लोगों ने उस पर हमला करके घायल कर दिया और वे लोग महाराजा के घर से लक्ष्मी को उठाकर ले गए। इन सब बातों को सुनकर वरदराजन भी वही सवाल पूछता है
है कि लक्ष्मी कौन है, क्या लक्ष्मी उसकी पत्नी है या उसकी बेटी है। लेकिन महाराजा उसे बताता है कि लक्ष्मी उसके डस्टबिन का नाम है और महाराजा उस डस्टबिन की फोटो वरदराजन को दिखाता है। उस फोटो को देखकर वरदराजन पूछता है कि क्या इस डस्टबिन में कोई कीमती चीज था या कोई डॉक्यूमेंट था, लेकिन महाराजा उसे बताता है कि उस डस्टबिन में कुछ नहीं था। वरदराजन को महाराजा पर शक होने लगता है और उसे लगता है कि उस डस्टबिन में कुछ बहुत ही कीमती वस्तुएं रही होगी। वरदराजन तो पहले से ही लालची था और इसलिए वो अपने सिपाहियों को उस डस्टबिन को ढूंढने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हमें सिल्वा नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो अपने एक दोस्त सबरी के साथ मिलकर प्लान बनाकर चोरी करता है। ये लोग ऐसे घर को अपना टारगेट बनाते हैं जहां पर कोई ना हो या फिर कम लोग हो और मौका देखकर रात में उस घर से पैसों और गहनों की चोरी कर लेते हैं। साथ ही यदि उस घर में कोई लड़की या महिला हो तो उसका रेप भी कर देते हैं। इसके लिए तो सिल्वा एक इलेक्ट्रीशियन है और उसकी एक दुकान भी है, लेकिन इससे ज्यादा वो एक खतरनाक चोर और एक कातिल है। सिल्वा के घर में उसकी पत्नी और एक बच्ची है जिसे वह बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। उसकी बेटी की पीठ पर एक जख्म होता है जिसकी वह हर दिन खुद से मरहम पट्टी करता है। सिल्वा के घर में ही हम उस डस्टबिन को देखते हैं जिसकी चोरी की कंप्लेन करने के लिए महाराजा पुलिस स्टेशन गया था। इधर महाराजा डस्टबिन को ढूंढने के लिए थाने के चक्कर काट रहा होता है। साथ ही वह वरदराजन को 5 लाख देने को भी तैयार हो जाता है और नगद 40,000 दे भी देता है, जिससे पुलिस वाले उस डस्टबिन को जल्दी से ढूंढने लगते हैं। कांस्टेबल की मुलाकात पुलिस के एक खबरी से होता है जिसका नाम नाला सिवा होता है। कांस्टेबल उसे भी उस डस्टबिन के बारे में बताता है और जल्दी से इसके बारे में जानकारी देने को कहता है। एक दिन जब महाराजा उस स्टेशन पर बैठा होता है तब घना जिस गैरेज में काम करता था उसका मालिक आता है और घना की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने लगता है। साथ ही घना की फोटो भी दिखाता है। उसी वक्त महाराजा की नजर भी घना की फोटो पर पड़ता है। फिर एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है और सीन शिफ्ट होता है उस काउंसलर पर जिसने घना को पीटा था। वह काउंसलर शाम के समय एक बार में बैठकर शराब पी रहा होता है। तभी वहाँ पर महाराजा आता है और उस काउंसलर से उस व्यक्ति के बारे में पूछता है जिसने उसकी कार को डिलीवर किया था, यानी कि घना के बारे में। असल में महाराजा के घर में जब तीनों चोर महाराजा को पीट रहे होते हैं तो चोर के जेब से टोल प्लाजा का रसीद महाराजा के घर में ही गिर गया था और उस रसीद से महाराजा को एक गाड़ी के बारे में पता चला था जो कि उसी काउंसलर के नाम पर था। कुछ समय बाद घना भी उस बार में आ जाता है और उस काउंसलर और उसके साथियों को मारने पीटने लगता है क्योंकि सुबह के समय वह काउंसलर गैरेज में जाकर घना और उसके साथियों को मारा था। इसके बाद घना उस बार से जाने लगता है तो महाराजा उसका पीछा करता है, लेकिन कुछ समय बाद घना को पता चल जाता है कि महाराजा उसका पीछा कर रहा है और इसलिए अपने दोस्तों को एक जगह पर बुला लेता है और वे सभी मिलकर महाराजा को पकड़ लेते हैं और उसे मारने पीटने लगते हैं, जिससे महाराजा को कंफर्म हो जाता है कि घना उन 3 चोरों में से एक है। अब महाराजा उन सभी को पीटने लगता है और घना को पकड़ लेता है। वह घना के कपड़े को निकालकर उसकी पीठ को चेक करने लगता है क्योंकि जब वे तीनों चोर महाराजा को पीट रहे होते हैं तब महाराजा उन तीनों चोर में से एक की पीठ पर एक जख्म को देख लिया होता है। घना की पीठ पर कोई जख्म नहीं मिलता तो फिर महाराजा उससे उसके दोनों साथियों के बारे में पूछने लगता है। तब घना बताता है कि उसके साथियों में से एक पुलिस वाला भी होता है और फिर घना वहां से भागने लगता है, लेकिन महाराजा उसे खत्म कर देता है। दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि एक डस्टबिन के लिए महाराजा घना को क्यों मार देता है, तो आपको बता दूं कि कहानी इतना सिंपल भी नहीं है और इसका पता हमें कुछ ही देर बाद चलने वाला है। और इसके नेक्स्ट बाद ही महाराजा पुलिस स्टेशन जाकर लक्ष्मी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है और इसी बहाने वह सभी पुलिस वालों के पीठ को छूकर उस जख्म को चेक करने लगता है, लेकिन किसी के भी पीठ पर जख्म नहीं मिलता। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे में, जहां हमें काउंसलर को दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन आकर घना की शिकायत करने लगता है। इससे पहले घना का मालिक घना की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आया था अब यह काउंसलर घना की शिकायत करने आया है। ये सब देखकर वरदराजन काउंसलर को डिटेल से पूछने लगता है और काउंसलर भी पूरी बात बताता है कि कैसे घना ने उसका चश्मा चुराया और उसके सामने ही चश्मा को तोड़कर मारपीट करने लगा। और साथ ही वह भी बताता है कि घना के बार में आने से पहले एक व्यक्ति भी घना के बारे में पूछने आया था, लेकिन काउंसलर को उस व्यक्ति का नाम पता नहीं होता है। दूसरी तरफ कांस्टेबल और नाला सिवा एक व्यक्ति के पास जाते हैं और उसे एक डस्टबिन बनाने को कहता है और वह व्यक्ति उनसे 4 दिन का समय मांगता है। बेसिकली उनका प्लान था कि वे इस बनने वाले डस्टबिन को महाराजा को ले जाकर दे देंगे ताकि उन्हें लक्ष्मी के बारे में ढूंढना न पड़े। इधर सिल्वा एक ज्वेलरी शॉप में जाता है और अपनी बच्ची के लिए एक बेहतरीन सोने की चैन खरीदने लगता है क्योंकि उसकी बच्ची का बर्थडे आने वाला था। चैन खरीदकर सिल्वा अपनी दाढ़ी बनाने के लिए महाराजा की शॉप पर जाता है और दाढ़ी बनवाने लगता है। तभी सिल्वा की वाइफ का फोन आता है जो कि सिल्वा को बताती है कि घर में मेहमान आने वाले हैं और सिल्वा को जल्दी घर आने को कहती है। उनकी यह बात महाराजा भी सुन लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि सिल्वा की बच्ची का बर्थडे है और महाराजा उसकी दाढ़ी बनाने लगता है। लेकिन बीच में ट्रिमर की बैटरी खत्म हो जाती है और महाराजा साइड की दुकान से बैटरी लाने के लिए जाता है। तभी सिल्वा के पास सबरी का कॉल आता है जिसमें वह सिल्वा को बताता है कि उनके कारनामे की खबर न्यूज़पेपर में छप गई है और शायद पुलिस को उनके बारे में पता चल गया है।
लेकिन सिल्वा उसे समझाते हुए कहता है कि उसने सारी सबूत को अच्छे से मिटा दिया है और पुलिस वाले उन्हें नहीं ढूंढ सकते। और कॉल कट जाता है। तभी वहाँ पर महाराजा आ जाता है। उसने उनकी पूरी बात को सुन लिया था और महाराजा उसकी दाढ़ी बनाने लगता है, बट सिल्वा को शक नहीं होने देता कि उसने उनकी बात सुन ली है। फिर भी सिल्वा अंदर ही अंदर घबरा रहा होता है और वह अपनी चैन को भूलकर वहाँ से चला जाता है। सिल्वा सीधा अपने घर पर पहुँचता है जहाँ पर बर्थडे की तैयारी हो रही होती है। अब सिल्वा अपनी बच्ची को देने के लिए उस सोने की चैन को निकालने लगता है, लेकिन चैन नहीं मिलता और सिल्वा उसे ढूंढने लगता है। इधर महाराजा को वह चैन अपनी दुकान पर मिलता है। क्योंकि उसने पहले ही सुन लिया था कि आज सिल्वा की बेटी का बर्थडे है, इसलिए वह उस चैन को देने के लिए सिल्वा का पता ढूंढना है और चैन लेने को जाता है। अब जैसे ही महाराजा सिल्वा की घर की तरफ जा रहा होता है, तभी उसके पीछे से पुलिस वाले आने लगते हैं, जिसे देखकर सिल्वा सोचने लगता है कि महाराजा ने ही पुलिस वालों को पूरी खबर दी है और महाराजा ही पुलिस वालों को लेकर उनके घर आया है। खैर, पुलिस वाले वहाँ आकर सिल्वा को पीटने लगते हैं, लेकिन सबरी अपनी गन दिखाकर पुलिस वालों को धमकी देने लगता है। बट पुलिस वाले सबरी को शूट कर देते हैं और सिल्वा को पकड़कर ले जाते हैं। तब सिल्वा की पत्नी को पता चलता है कि सिल्वा एक चोर है और बहुत बड़ा अपराधी है और वो सिल्वा को तलाक दे देती है। खैर, तब हमें पता चलता है कि असल में अभी तक सिल्वा के जितने भी सीन हैं वो पुराने सीन हैं और जो डस्टबिन के चोरी का केस वाला सीन है वो प्रेजेंट के सीन है। यहाँ पर हमें स्टोरी राइटर और डायरेक्टर के दिमाग को मानना पड़ेगा। और इधर फाइनली वो डस्टबिन बन ही जाता है और वो कांस्टेबल उस डस्टबिन को थोड़ा गंदा करने लगता है, जिससे महाराजा को यकीन हो जाए कि ये डस्टबिन उसका ही है। और उनका आगे का प्लान होता है कि यदि महाराजा उस डस्टबिन को लेने से मना करेगा तो वे महाराजा को ही फंसाकर उस डस्टबिन के राज को पूछने लगेंगे। अब वरदराजन महाराजा को कॉल करके पूरी बात को पूछता है कि उन चोरों ने किस तरह से उसके डस्टबिन की चोरी की ताकि वह नाला शिवा को चोर बनाकर महाराजा के पास ले जाए। तब महाराजा बताता है कि उस दिन वह रात को 10 बजे अपनी दुकान को बंद करके घर पहुंचता है। घर की चाबी पास ही में रखे गमले के नीचे दबाकर रखता था, जिसे वह निकालकर दरवाजा खोलने लगता है। लेकिन एक्चुअली में यह घटना महाराजा के साथ नहीं बल्कि उसकी बेटी ज्योति के साथ हुआ था। ज्योति जो कि शहर से बाहर गई होती है, वो उस दिन वापस अपने घर आ जाती है और अपने कपड़े बदलने लगती है। लेकिन वो तीनों चोर पहले से ही उसके घर में छुपकर बैठे थे और वे तीनों ज्योति को पकड़ लेते हैं। यहाँ महाराजा इस कहानी को इस तरह से बता रहा होता है कि यह घटना ज्योति के साथ नहीं बल्कि खुद महाराजा के साथ हुआ है। लेकिन ज्योति उनमें से एक को देख लेती है जो कि घना होता है। दूसरा बंदा पुलिस का खबरी नला शिवा और तीसरा बंदा सिल्वा होता है जो कि जेल से छूट गया होता है। असल में यह प्लान सिल्वा का ही होता है क्योंकि सिल्वा महाराजा से बदला लेना चाहता था, इसलिए वह घना और नला शिवा के साथ मिलकर प्लान बनाता है और महाराजा को मारना चाहता था। लेकिन उस दिन घर आने में महाराजा को लेट हो जाता है और ये लोग ज्योति को अपना शिकार बना लेते हैं, उसकी रेप कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब प्रेजेंट डे पर यह कहानी सुनकर नला शिवा शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि ये घटना महाराजा के साथ नहीं बल्कि उसकी बेटी के साथ हुआ था। क्योंकि उन तीनों में नाला शिवा भी एक था और वह तुरंत सिल्वा को फोन लगाता है और बताता है कि महाराजा की बेटी के साथ उन तीनों ने मिलकर जो दुष्कर्म किया था उसको महाराजा एक डस्टबिन की चोरी का रूप देकर FIR करवाया है ताकि पुलिस उन तीनों को ढूंढे और जैसे ही महाराजा को उन तीनों का पता चले वह उन्हें खत्म कर सके। लेकिन सिल्वा उसे समझाते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल नॉर्मल रहो क्योंकि अभी तक किसी को भी हमारे बारे में पता नहीं है और किसी को भी तुम पर शक न हो। फिर से पास्ट में हम देखते हैं जब महाराजा रात में घर आता है और ज्योति को उस हालत में देखता है तो वह दंग रह जाता है और फुट फुट कर रोने लगता है। वह तुरंत ज्योति को हॉस्पिटल लेकर जाता है। तब ज्योति उसे बताती है कि वो 3 लोग थे और उन्होंने उसके साथ क्या क्या किया। साथ ही वो यह भी बताती है कि उनमें से एक के पीठ पर एक जख्म भी था। और ज्योति अपने पिता से कहती है कि वो उन तीनों को पकड़कर उनके पास लाए ताकि वो उनसे पूछ सके कि आखिर उसकी क्या गलती थी, उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया, और रोने लगती है। अब इधर प्रेजेंट डे में वरदराजन और नाला शिवा उस बनाए गए डस्टबिन को लेकर महाराजा के घर जाता है ताकि वह उस चोरी के सीन को फिर से रिक्रिएट कर सके। घर में पहुंचते ही वरदराजन पहले तो महाराजा को डस्टबिन देते हुए कहता है कि उन्होंने उस डस्टबिन को ढूंढ लिया, लेकिन तुम्हें तुम्हारा वादा तो पता है ना, यानी कि वो 5 लाख रुपए वाला। और इसी के साथ वरदराजन नाला शिवा को चोरी के सीन को फिर से करने को कहता है कि किस तरह वे उनके घर में घुसे और किस तरह डस्टबिन की चोरी की। तब महाराजा नाला शिवा को गले से लगा लेता है और उसके पीठ पर जख्म को ढूंढने लगता है और जख्म भी मिल जाता है, जिससे महाराजा को पता चल जाता है कि नाला शिवा ही वह दूसरा बंदा है। साथ ही नाला शिवा को भी एहसास हो जाता है कि महाराजा को उसके बारे में पता चल गया है। अब महाराजा नाला शिवा से पूछता है कि उसकी उम्र कितनी है। नाला शिवा कहता है कि 50 से ज्यादा। तब महाराजा उसे इनडायरेक्टली अपनी बेटी के रेप के बारे में पूछने लगता है कि क्या उसे ऐसा करने में शर्म नहीं आया। तब घबराते हुए नाला शिवा कहता है कि यह सब अनजाने में हो गया और वह उसे माफ कर दे। वरदराजन महाराजा से पूछता है कि नाला शिवा के साथ क्या किया जाए। महाराजा उसे छोड़ देने को कहता है ताकि महाराजा खुद उसे अपने हाथों से मार सके। लेकिन तब वरदराजन महाराजा को चाकू देते हुए कहता है कि वह नाला शिवा को खत्म
कर दे। अब हमें पता चलता है कि वरदराजन ने पहले ही महाराजा के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लिया था और उसे पता था कि महाराजा की बेटी ज्योति के रेप में नलाशिवा भी शामिल था। इसलिए वरदराजन महाराजा को चाकू देकर नलाशिवा को खत्म करने के लिए कहता है और महाराजा उसे खत्म कर देता है। और हमें यह भी पता चलता है कि वरदराजन लालची तो था लेकिन दिल का अच्छा था। इसके बाद महाराजा को पता चलता है कि सिल्वा किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है और वह वहां जाकर सिल्वा के लोगों को मारने लगता है और फाइनली सिल्वा भी उसे मिल जाता है, जिसे देखकर महाराजा शॉक हो जाता है। और दोस्तों लिटरली यहाँ पर पूरी कहानी समझ में आता है और पता चलता है कि एक्चुअल में ज्योति महाराजा की बेटी नहीं बल्कि सिल्वा की बेटी है। तो दोस्तों आप कंफ्यूज हो गए होंगे, तो मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करता हूँ। तो आपको वो सीन तो याद होगा जब महाराजा सिल्वा के घर उसकी सोने की चैन को देने जाता है, लेकिन महाराजा के साथ पुलिस वाले भी जाते हैं और सिल्वा को पकड़ लेते हैं और उसे जेल में ले जाते हैं। सिल्वा को लगता है कि महाराजा ने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया होगा, इसलिए सिल्वा सोच लेता है वह जब भी जेल से बाहर आएगा तब महाराजा को खत्म कर देगा। सिल्वा की वाइफ भी उसे तलाक दे देती है और दूसरी जगह रहने के लिए शिफ्ट हो जाती है। इधर अभी भी वह चैन महाराजा के पास ही था और महाराजा सिल्वा की वाइफ का पता लगाता है और अपनी वाइफ और बच्ची के साथ चैन को देने के लिए उसके घर में जाता है। सिल्वा की वाइफ कहती है कि इस चैन की वजह से न जाने कितने लोगों के घर तबाह हो गए हैं और न जाने कितने ही लोगों के खून से यह चैन रंगा होगा, इसलिए वह इस चैन को लेने से मना कर देती है और उस चैन को दान करने के लिए कह देती है। तभी महाराजा पास ही के टॉय शॉप में जाकर टॉय खरीदने लगता है, लेकिन तभी एक बेकाबू ट्रक सिल्वा के वाइफ के घर से टकरा जाता है। असल में मूवी की शुरुआत में एक ट्रक महाराजा के घर से टकराया था। वो घर महाराजा का नहीं बल्कि सिल्वा की वाइफ का होता है और इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई थी, महाराजा की वाइफ, सिल्वा की वाइफ और महाराजा की बच्ची। लेकिन उस डस्टबिन की वजह से सिल्वा की बच्ची बच गई होती है, जिसे महाराजा अपनी बच्ची की तरह पालता पोसता है। अब कुछ साल बीत जाता है और सिल्वा जेल से छूट जाता है और महाराजा से बदला लेने के लिए जाता है। अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाकर महाराजा के घर उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन बेचारी ज्योति उनका शिकार बन जाती है और महाराजा भी उन लोगों को ढूंढने के लिए डस्टबिन की चोरी का FIR करवाता है और इसके आगे की कहानी तो आपको पता ही है। अब इधर सिल्वा और महाराजा के बीच फाइट होने लगता है, जिसमें महाराजा सिल्वा को बुरी तरह पीटता है और उसके पैर को तोड़ देता है। तब सिल्वा महाराजा से कहता है कि महाराजा अगर उसे खत्म कर देगा तो भी उसे दुख नहीं होगा, लेकिन उसने महाराजा के दिल पर जो जख्म दिया है उसे महाराजा कभी नहीं भूल पाएगा और हमेशा इस दर्द से तड़पेगा। तभी वहाँ पर ज्योति आसिफा के साथ आती है, क्योंकि महाराजा ने ज्योति से वादा किया था कि उसके अपराधियों को पकड़कर उसके पास लाएगा। तब ज्योति एक सोने की चैन को सिल्वा की तरफ फेंकते हुए कहती है कि इसी चैन के लिए तुम लोग आए थे ना, और वह उस चैन को सिल्वा को पकड़ने के लिए कहती है। ज्योति को अभी भी लग रहा था कि वो तीनों उनके घर रुपये, पैसे और सोना चांदी चुराने के लिए आए थे और जैसे ही सिल्वा उस चैन को उठाकर देखता है तब उसे बहुत ही ज्यादा शौक लगता है, क्योंकि ये वही चैन था जिसे सिल्वा ने अपनी बच्ची के बर्थडे के लिए बनवाया था। उसे लगने लगता है कि ज्योति उसकी बच्ची है। तभी ज्योति वहां से जाने लगती है और सिल्वा ज्योति की पीठ पर वही जख्म को देखता है जो उसकी बच्ची के पीठ पर था और जिसकी सिल्वा हर दिन मरहम पट्टी करता था, जिससे सिल्वा को कंफर्म हो जाता है कि ज्योति उसकी ही बेटी है और अब उसे अपनी पाप का एहसास होता है और वह फुट फुट कर रोने लगता है। रोते हुए वह महाराजा से कहता है कि एक बार वह ज्योति से मिलना चाहता है और उससे माफी मांगना चाहता है। वह महाराजा से ये भी कहता है कि वह ज्योति को कुछ भी नहीं बताएगा, लेकिन महाराजा उसे कहता है कि ज्योति तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी बेटी है और वह उसे सिल्वा के बारे में कभी नहीं बताएगा और महाराजा वहाँ से जाने लगता है। इधर सिल्वा महाराजा को बार बार आवाज लगाने लगता है और घसीटते हुए ज्योति को देखने के लिए जाता है, लेकिन महाराजा उसकी एक नहीं सुनता और ज्योति को लेकर चला जाता है। अब सिल्वा अपनी गलती को याद कर करके पागल होने लगता है और उसी बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है और इसी सीन के साथ इस मास्टरपीस मूवी की स्टोरी का समाप्त होता है। तो दोस्तों आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए और अब हम आपके लिए हाल ही में रिलीज हुई एक मोटिवेशनल मूवी की स्टोरी लाने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।